हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इग्नू के एमकॉम के सब्जेक्ट IBO 1 को। ये इसका चैप्टर नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 4 है और लास्ट क्वेश्चन है। इसमें हम पढ़ने वाले हैं टिप्पणियाँ। तो टिप्पणियाँ हैं नंबर 1 उपभोक्ता अतिरेक, दूसरा है उत्पादक अतिरेक, तीसरा है परिवर्तनीय विनिमय दरें और फोर्थ है स्थिर विनिमय दरें। तो 4 टिप्पणियों को हम पढ़ने वाले हैं। ये पेपर में आती रही हैं, तो इनको ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले हम पढ़ते हैं उपभोक्ता अतिरेक। इसको वैसे हम अपनी पिछली वीडियो में भी पढ़ चुके हैं, लेकिन यहाँ पर भी हम कवर कर लेते हैं। देखिए, बाजार में एक उत्पाद के अनेक उत्पादक और उपभोक्ता होते हैं। जैसे कोई एक चीज़ प्रोडक्शन होती है तो उसको बनाने वाले बहुत सारे प्रोड्यूसर्स होते हैं, बहुत सारे उसको यूज़ करने वाले कंज्यूमर्स होते हैं। तो जहाँ मूल्यों की निर्धारण प्रक्रिया पूर्तिकर्ता व उपभोक्ताओं के बीच में एक संबंध से तय की जाती है कि मूल्य कैसे निर्धारित होगा, जिसमें पूर्तिकर्ता यानी कि बेचने वाला बेचने के लिए तैयार हो और उपभोक्ता मीन्स खरीदने वाला खरीदने के लिए तैयार हो, वहाँ पे मूल्य डिसाइड हो जाते हैं। एक वस्तु को खरीदने में उपभोक्ता जो मूल्य चुकाना चाहता है वह जो वो मूल्य चुकाएगा, ठीक है, जो चुकाना चाहता है या और फिर जो चुकाएगा, अर्थात कम इकाई क्रय करने से प्राप्त होने वाला ही उपभोक्ता अतिरेक कहलाता है। मैं आपको अपनी लैंग्वेज में बताती हूँ कि मान लो कोई एक वस्तु है, आप उसे खरीदने के लिए 100 रुपये देने के लिए तैयार हैं कि आप घर से सोच के जाते हैं कि अगर जो आप खरीदने जा रहे हैं वो 100 रुपये की होगी, ठीक है। आप गए शॉप पर और उसने कहा कि 80 रुपये की है, तो आपने तो 100 रुपये सोचा था, बट आपको उसके लिए 80 रुपये देने पड़े। तो वो चुकाना चाहता है, जैसे आप चुकाना चाहते हो कि 100 रुपये तक भी होगी तो मैं दे दूँगा या दे दूँगी, तो इसी तरह। लेकिन वो मिलती है आपको 80 रुपये में, तो आपने क्या करा कि जो आपको 20 रुपये का फ़ायदा हुआ ना, ये उपभोक्ता अतिरेक कहलाएगा, ठीक है। तो अगर हम इस डायग्राम को देखें तो डायग्राम को पहले आप देख लीजिए, जिससे कि मैं आपको इसकी यूनिट्स बताऊंगी तो समझ में आ जाए। देखिए, ये हमारा वाई एक्सिस पे प्राइस है और एक्स एक्सिस पे हमारा है मात्रा, क्वांटिटी, ठीक है, ये क्वांटिटी। और डी क्या है, डिमांड कर्व है। तो जैसे कोई चीज़ अगर आप Q1 इकाई खरीदते हो तो आपको मूल्य चुकाना पड़ेगा कितना, OA। और अगर आप Q इकाई खरीदते हो तो आपको चुकाना पड़ेगा C, ठीक है। तो हमें पता है ना कि अगर कीमत कम होती है तो हम ज़्यादा इकाई खरीद पाते हैं चीज़ों की, और अगर कीमत ज़्यादा होती है तो हम कम खरीद पाते हैं। अब इसको यहाँ से पढ़ लेते हैं। देखिए, हमने मान लिया था कि DD हमारा डिमांड कर्व है, ठीक है, मांग वक्र है। यदि बाजार मूल्य OC है, OC था ना इसमें, तब OQ इकाइयों का क्रय किया जाएगा, क्योंकि अगर मूल्य है ज़्यादा, OC है, अगर OC है तो OQ इकाइयों का की खरीद की जाएगी, यानी कि मूल्य है अगर कम तो ज़्यादा इकाइयाँ खरीदी जाएंगी, और अगर मूल्य है OA तो OQ1 इकाइयाँ खरीदी जाएंगी, ठीक है। तो इस प्रकार हम कहते हैं कि अगर मूल्य है OC तब OQ इकाइयों का क्रय किया जाएगा, और OQ से कम की कोई भी मात्रा जैसे OQ1 हेतु उपभोक्ता OAQ1 चुकाता है, यानी कि अगर कम इकाइयाँ खरीद रहा है क्योंकि उसके प्राइस ज़्यादा हैं तो OAQ1 चुकाता है। तो बाजार मूल्य क्या हो जाएगा, EQ1 इज इक्वल टू OC1। देखिएगा, EQ1 तो बाजार मूल्य क्या होगा, EQ1 इक्वल टू OC1, ठीक है, एक ही बराबर है तो ना। तो ये इससे ज़्यादा मूल्य चुका रहा है, ओके। तो इस प्रकार उपभोक्ता जो मूल्य चुकाना चाहता है तथा वास्तव में जो मूल्य चुकाया जा रहा है, अर्थात कम इकाई Q1 इकाई क्रय करने पर प्राप्त होने वाला अतिरिक्त जो है वो उपभोक्ता अतिरेक यानी कि कंज्यूमर सरप्लस कहलाएगा, ठीक है। तो अब ये कहता है कि मान लो अगर उसे ये इकाई चुकानी चाहिए थी, उसे खरीदनी थी OQ इकाई, तो उसे OC देना पड़ा था, ठीक है। OQ1 खरीदता है तो OA देना पड़ रहा है। तो जो इतना है ना, ये OQ1, EQ1 और OC, ये जो दोनों हैं ये दोनों बराबर है, क्लियर। तो इससे कहा जा सकता है कि इस प्रकार उपभोक्ता जो मूल्य चुकाना चाहता है तथा वास्तव में जो मूल्य चुकाया जाता है, अर्थात Q1 इकाई खरीदने पर उसे Q1 इकाई खरीदेगा तो उसे जो मिलेगा ना मूल्य, वो जो होगा ये वाला जो सरप्लस है वो उपभोक्ता अतिरेक कहलाएगा। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इन समस्त आर्थिकों का मीन्स Q से Q1 तक का योग करने के पश्चात हमें कुल उपभोक्ता अतिरेक, यानी कि अगर हम इसको देखते हैं तो ये हमें ये त्रिभुज प्राप्त होगा, ये हमें एक ट्रायंगल मिल जाएगा, कौन सा, ABC।
तो ये उपभोक्ता अतिरेक है। ठीक है, तो उसने कम इकाइयाँ खरीदी तो उसे OC1 चुकाना पड़ा, जो EQ1 इक्वल था OC1 के। ठीक है, तो उसको इतना चुकाना पड़ा और वो इतना चुकाने के लिए तैयार था, तो इतना जो मिलेगा उसे वो हो जाएगा उपभोक्ता अतिरेक। मीन्स जो ABC का ये जो ट्राइंगल है ना, ये वाला जो ट्राइंगल है ABC, वो उपभोक्ता अतिरेक होगा। ठीक है, अब हम पढ़ लेते हैं उत्पादक अतिरेक। उत्पादन अतिरेक क्या होता है? उत्पादक अतिरेक को समझने के लिए पहले हम ये डायग्राम देख लेते हैं। देखिए, इसमें भी वही है, Y एक्सिस पे मूल्य है और X एक्सिस पे मात्रा है। ठीक है, हमें पता है सप्लाई कर हमेशा 45 डिग्री के एंगल पे बनता है। क्लियर? तो अगर ये इकाइयाँ खरीदता है, इतनी बेचता है वो इकाइयाँ, तो उसे इतना मूल्य मिलेगा। अगर वो Q1 बेचता है तो उसे OB मिलेगा, क्योंकि हमें पता है कि अगर जो उत्पादक है अपनी वस्तुओं को बेचना चाहता है तो वो कम मूल्य पर कम वस्तुओं को बेचेगा, और अगर उसे मूल्य मिलेगा ज़्यादा तो वो ज़्यादा वस्तुओं को बेचने के लिए तैयार होगा। अब हम कहते हैं कि इस चित्र में मान लेते हैं कि SS पूर्ति वक्र है, जो कि सीमांत लागत वक्र कहलाता है ना, कि जैसे जैसे उत्पादन बढ़ेगा वैसे वैसे जैसे जैसे उसकी जैसे ये है SS वक्र। ठीक है, ये पूर्ति वक्र 45 डिग्री पे होता है, तो सीमांत लागत वक्र कहते हैं इसे, मार्जिनल कॉस्ट कर्व। ओके, तो वह लागत में एक इकाई उत्पादन बढ़ाने में जो वृद्धि होती है उसे दिखाता है कि एक इकाई बढ़ने पर लागत में जो वृद्धि होती है, क्योंकि मार्जिनल हमें पता है, सीमांत क्या होता है कि एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन करने पर मूल्य में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत लागत वक्र कहते हैं। किसी भी उत्पादन के लिए पूर्ति वक्र के अंतर्गत आने वाला क्षेत्र उस उत्पादन में आने वाली कुल लागत को बताता है। तो किसी भी उत्पादन के लिए कोई भी प्रोडक्शन किया जा रहा है तो पूर्ति वक्र के अंतर्गत जो भी एरिया आएगा ना, वो उस उत्पादन में होने वाली कुल लागत को बताएगा कि टोटल कॉस्ट कितनी आई है। अब जब उत्पादन O से Q1 होता है तब क्षेत्र की कुल लागत OQCA हो जाती है। देखिएगा जरा, हमने क्या कहा कि जब उत्पादन OQ1 होता है, जब उत्पादन OQ1 होगा, ठीक है, तो ये जो एरिया होगा क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा OB। देखो, जब OQ उत्पादन होगा तो एरिया होगा OACQ। ओके, और जब उत्पादन होगा OQ1 तो एरिया होगा OBCQ1। ओके, क्योंकि डायग्राम अलग पेज पे है ना, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है बताने में। तो जब इन्होंने कहा कि जब उत्पादन OQ1 होता है तो क्षेत्र की कुल जो लागत है वो OQCA होती है। अब क्योंकि OQ का उत्पादन OA मूल्य पर बेचा जाता है, जितना OQ उत्पादन है वो OA मूल्य पर बेचा जाएगा। एक बार फिर से देख लेते हैं, जितना OQ उत्पादन है, OQ जितना उत्पादन है वो OA मूल्य पर बेचा जाएगा। ठीक है, अगर OQ1 उत्पादन होगा तो OB मूल्य पर बेचा जाएगा। तो OACQ उस क्षेत्र को प्रकट करता है। तो कुल आगम व कुल लागत के अंतर को ACS के त्रिभुजाकार क्षेत्र से निकाला जाता है, जो कि उत्पादक अतिरेक या उसका लाभ कहलाता है। तो ये जो त्रिभुज है ना, ये जो ट्राइंगल है, ये वाला ये वाला जो ट्राइंगल है, दिस वन ACS, ये वाला जो ट्राइंगल है ना, ओके, तो ये क्या कहलाएगा, ये उत्पादक का अतिरेक कहलाएगा। उसे इसमें फ़ायदा होगा, उसको उसमें लाभ होगा। तो जब मूल्य में वृद्धि होकर OB हो जाती है, अब मूल्य वृद्धि हो गई तो उत्पादन भी ज़्यादा होगा, क्योंकि उत्पादक को तो फ़ायदा होगा ना, अगर मूल्य बढ़ेगा तो उत्पादक ज़्यादा वस्तुओं का उत्पादन करेगा। तो जब मूल्य में वृद्धि होकर OB हो जाती है तो पूर्ति बढ़ के OQ से Q1 हो जाती है। ठीक है, पहले ये था ना OA और Q1। ओके, इतना था। अब क्या हो गया, मूल्य बढ़ के क्या हो गया, B तक हो गया। क्लियर? तो उत्पादन जब मूल्य OB तक हो गया तो जो उत्पादन है वो Q1 से बढ़कर Q तक हो जाएगा, OQ हो जाएगा। तो जो एरिया होगा ना, उत्पादक अतिरिक्त में वृद्धि हो जाएगी ABDC। ठीक है, तो देखिए, तो जब ये यहाँ से देख लेते हैं, देखिए पहले वो इतना उत्पादन कर रहा था, OA मूल्य पर OQ बना रहा था, अब मूल्य बढ़कर OB हो गया तो उत्पादन OQ1 हो गया। तो पहले उसे जो मिल रहा था अतिरेक वो इतना मिल रहा था ACS इतना। ठीक है, अब जब मूल्य बढ़ गया, मूल्य इतना बढ़ गया तो क्वांटिटी Q से Q1 तक बढ़ गई, तो अब जो उसे अतिरिक्त मिलेगा वो इतना मिलेगा। कौन सा? ABDC।
उसका और अतिरेक हो जाएगा। तो आप एक बार इसको फिर से अपनी बुक से देख लीजिएगा, क्योंकि मेरे पास तो ये डायग्राम अलग था और ये अलग था, तो थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई इस क्वेश्चन को कराने में। तो आप एक बार फिर से देख लीजिएगा, दोनों डायग्राम को साथ में रख के और क्वेश्चन को साथ में रख के देखेंगे तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। अब हम पढ़ते हैं परिवर्तनीय विनिमय दरें। यह माना जाता है कि भुगतान शेष में घाटे की स्थिति उत्पन्न होने पर रुपए का अवमूल्यन होता है। घाटे शेष की स्थिति होती है भुगतान शेष में, जब घाटे की स्थिति होती है। भुगतान शेष ये चैप्टर हमने बहुत अच्छे से पढ़ा था। तो उसमें जब डेफिसिट होता है, नुकसान होता है, तो मूल्य का अवमूल्यन हो जाता है। ठीक है, क्योंकि हमें $1 पहले मान लो 70 रुपये का मिल रहा था, अब 80 का मिलता है, तो हमारे मूल्य का अवमूल्यन हो जाता है रुपये का, तथा आधिक्य होने पर मूल्य की वृद्धि होती है। तो परिवर्तनीय मूल्य व्यवस्था के अंतर्गत विनिमय दरें विदेशी बाजार में मांग व पूर्ति की स्थितियों की प्रक्रिया में परिवर्तित होते रहते हैं। तो जो मुद्रा व्यवस्था है, मनी मार्केट है, उसके अंदर जो होता है ना एक्सचेंज जो रेट होता है वो विदेशी बाजार में मांग और पूर्ति की स्थितियों पर परिवर्तित होते हैं। अगर डॉलर की मांग ज़्यादा है तो वो महंगा हो जाएगा, और अगर सस्ता है तो वो कम का हो जाएगा। जैसे पता है ना, मांग और पूर्ति, किसी चीज़ की डिमांड ज़्यादा बढ़ती है, ठीक है, तो डिमांड ज़्यादा होती है तो वो चीज़ महंगी हो जाती है, और डिमांड कम होती है तो चीज़ सस्ती हो जाती है। तो इसी तरह वस्तुओं और सेवाओं के साथ साथ मुद्रा की भी मांग पर और पूर्ति पर उसी हिसाब से असर होता है। जब विनिमय दरों में परिवर्तन होता है, अर्थात इसका अवमूल्यन या मूल्य वृद्धि होती है, तो अर्थव्यवस्था को अनेक प्रकार से समायोजन करना पड़ता है। तो जब रुपये का डिवैल्यूएशन हो रहा होता है या अप्रिसिएशन हो रहा होता है, तो जो इकोनॉमी है ना, उसे बहुत तरीके से एडजस्टमेंट करनी पड़ती है। जैसे कि मान लेते हैं कि डॉलर की तुलना में रुपये का अवमूल्यन होकर 30 रुपये की जगह 35 रुपये प्रति डॉलर हो जाता है। तो जो चीज़ हमें पहले 30 रुपये में $1 मिल रहा था, अब 35 रुपये में मिलेगा। तो देखा जाए तो हमारे रुपये का अवमूल्यन हो गया, मूल्य में गिरावट आ गई। तो ये घाटे को समाप्त नहीं कर सकती। एक समय अवधि के पश्चात घाटा पुनः लौट कर आ जाएगा। तो रुपये के अवमूल्यन से डॉलर महंगा हो गया, क्योंकि रुपये की वैल्यू हो गई कम, तो हमें डॉलर महंगा मिला। वह आयातों में कमी आ जाएगी, और जब डॉलर महंगा हो जाएगा तो हमें आयात कम करेंगे, क्योंकि जब हम आयात करते हैं तो पैसे हमें डॉलर में देने पड़ते हैं। तो डॉलर महंगा हो गया तो हम आयात कम करेंगे, वैसे वस्तुओं के मूल्य उच्च हो जाते हैं। ठीक है, तो मूल्य अवमूल्यन के द्वारा मुद्रास्फीति बढ़ जाती है। अब जब वस्तुओं के मूल्य हाई हो जाएंगे तो क्या होगा, मुद्रास्फीति बढ़ जाएगी, क्योंकि रेट बढ़ गए, और रेट को बढ़ना ही, किसी वस्तुओं की जो कीमतें बढ़ती हैं तो इसे कहा जाता है मुद्रास्फीति हो रही है। तो ये हमारा तुलनात्मक लाभ नष्ट हो जाता है। तो जो हमारा तुलनात्मक लाभ हो रहा था ना, तुलनात्मक लाभ क्या होता है, जब हम दूसरे देश से कोई किसी वस्तु को आयात करते हैं बजाय अपने देश में बनाने के, तो ये तुलनात्मक लाभ जो हमें मिल रहा था, वो जो फ़ायदा मिल रहा था, क्योंकि बाजार से अगर हम विदेशों से किसी चीज़ का आयात कर रहे थे तो हमें लाभ प्राप्त हो रहा था, तभी कर रहे थे, नहीं तो हम अपने देश की बनाई हुई वस्तुओं को यूज़ करते हैं। तो ये तुलनात्मक लाभ नष्ट हो जाता है, क्योंकि कीमतें हो गई महंगी। ठीक है, तो इस प्रकार विश्व बाजार भी प्रभावित होता है। तो जो भी हमारा जो ग्लोबलाइजेशन मार्केट है वो थोड़ी सी इफेक्टेड हो जाती है। यही स्थितियाँ भी परिवर्तन विनिमय दरों को उत्पन्न करती हैं। तो जो ये होता है ना, मुद्रास्फीति हो जाती है घाटे के टाइम पे, तो जो ये परिस्थितियां हैं यही परिवर्तनीय विनिमय दरों को उत्पन्न करती हैं, क्योंकि ये तभी चेंजेस होते हैं। तो जो स्थिति आती है घाटे की है, लाभ की है, तो उसकी वजह से एक्सचेंज मार्केट भी कमियाँ ज़्यादा होती रहती है। तो इसे कहा जाता है परिवर्तनीय विनिमय दरें। तो इसमें तो चेंज हो गया था, जैसे 30 की जगह 35 का डॉलर हो गया, 35 की जगह 40 का, या 40 की जगह 30 का। तो जो चेंज होते रहते हैं ना रुपये की या डॉलर की वैल्यू, उससे कहा जाता है परिवर्तनीय, क्योंकि वो चेंज हुई है। अब हम पढ़ते हैं स्थिर विनिमय दरें। तो नाम से ही पता चल रहा है स्थिर विनिमय दरें हैं, तो ये चेंजेस नहीं होंगे इसमें। तो स्थिर विनिमय दर अर्थव्यवस्था के भुगतान शेष के घाटे का समायोजन करने हेतु बाजार से अधिक हस्तक्षेप करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि फिक्स एक्सचेंज रेट हमें लेना है, तो इसमें गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस ज़्यादा होता है, हस्तक्षेप ज़्यादा होता है। विनिमय दर को स्थिर रखने हेतु आरबीआई को अपने आरक्षित कोषों या विदेशों से लिए गए उधार के द्वारा बाजार में विदेशी मुद्रा की मांग को पूरा करना पड़ता है, क्योंकि वो स्थिर विनिमय दर रखना चाहते हैं, जिससे कि फ्लक्चुएशंस ना हो मार्केट में। तो जो आरबीआई है ना, जैसे ये तो हम अपने देश की बात कर रहे हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, नहीं तो किसी भी देश की बात हो, तो उनका जो सेंट्रल बैंक होता है वो क्या करता है, आरक्षित कोष जो भी इसके पास रिजर्व फंड्स हैं या विदेशों से उन्होंने लोन ले रखा है, तो उसके द्वारा या तो अपने आरक्षित कोषों से या विदेशों से वो लोन लेंगे, उसके द्वारा जो भी मार्केट की विदेशी मुद्रा की मांग है ना, जो मार्केट में फॉरेन करेंसी की डिमांड होती है, उसको वो पूरा कर देते हैं। ठीक है, किसके द्वारा, या तो अपने आरक्षित कोषों से या फिर विदेशों से उधार लेकर। इन क्रियाकलापों में मौद्रिक प्रभाव होते हैं, क्योंकि जो सारी एक्टिविटीज़ करेंगे उसमें डेफिनेटली मॉनेटरी सिस्टम इफेक्ट होगा। तो भारतीय आयातकों के द्वारा अतिरिक्त निर्यात करने पर बढ़ी हुई विदेशी मुद्रा का क्रय रुपयों में किया जाता है।
तो जो भारतीय आयातक हैं यानी कि जो इंडियन इंपोर्टर हैं, बाहर से वस्तुओं को मंगाते हैं, उसके द्वारा अतिरिक्त निर्यात करने हेतु तो और जो हम अपने देश में एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उसको हम निर्यात कर देते हैं। तो निर्यात करने हेतु बड़ी विदेशी मुद्रा का क्रय रुपयों में किया जाता है। ठीक है, तो आयातक हैं, उन्होंने क्या करा, आयात की वस्तुएं उनको वो डॉलर में मनी देंगे, और निर्यातक हैं वो दूसरे देशों में भेजेंगे तो उनको डॉलर मिलेंगे। तो विदेशी मुद्रा का क्रय रुपये में किया जाता है, तो फॉरेन करेंसी को यानी कि डॉलर को वो रुपये में खरीद लेते हैं। इस तरह से भारतीय मुद्रा की प्राप्ति जनता से आरबीआई करती है। तो भारतीय मुद्रा की जो प्राप्ति होगी ना वो पब्लिक से आरबीआई कर लेगी। आरबीआई मतलब जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। इसका परिणाम ये होता है कि घाटे के समायोजन की प्रक्रिया के अंतर्गत धन की पूर्ति में से कमी हो जाती है। मुद्रा पूर्ति में कमी से मूल्य स्तर गिर जाता है। तो जब इस तरह से घाटे का समायोजन करेंगी तो धन की पूर्ति, धन की जो सप्लाई है वो कम हो जाएगी, और जब धन की सप्लाई कम हो रही है यानी कि मुद्रा की पूर्ति में कमी हो रही है तो मूल्य स्तर गिर जाएगा। ठीक है, तो ये तुलनात्मक लाभ को सुधारता है। तो जब मूल्य स्तर गिर जाएगा यानी कि वो चीज़ें हो गई सस्ती, अब चीज़ें सस्ती हो गई तो बाज़ार से मंगवाना रहा बहुत इजी। इससे उल्टा हो गया परिवर्तनीय विनिमय दर से, तो उसमें परिवर्तनीय में तुलनात्मक लाभ कम हो रहा था। इसमें क्या होगा, जब चीज़ें सस्ती हो जाएंगी तो तुलनात्मक लाभ सुधर जाएगा। इसके फलस्वरूप विदेशियों हेतु निर्यात सस्ता होता है, तो विश्व बाजार में वह अधिक बिकता है। तो विदेशियों के लिए जो हम निर्यात कर रहे हैं वो उनके लिए सस्ता हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि वो चीज़ें हो गई सस्ती तो उनके लिए भी सस्ती हो जाएंगी, रीज़नेबल हो जाएंगी। तो विदेशियों के लिए निर्यात सस्ता हो जाता है, तो उनको हमसे मंगवाने में इजी पड़ता है, हमसे सस्ता पड़ता है, तो विश्व बाजार में वो अधिक बिक जाता है। तो जब हमारी निर्यात की गई वस्तुएं सस्ती मिलेंगी तो विश्व बाजार में वो ज़्यादा बिकेंगी, और सस्ते घरेलू आयात विकल्पों के द्वारा हमारे आयात के एक अंश को अधिकृत कर लिया जाता है। तो जो हमारा सस्ता घरेलू आयात का विकल्प था, ठीक है, हम आयात नहीं कर रहे थे, हम निर्यात कर रहे हैं सस्ता, तो उसमें जो आयात का एक अंश को अधिकृत यानी कि इकट्ठा कर लिया जाता है, वह घाटा समायोजित होता है। तो जो ये अधिकृत हुआ है उससे घाटा क्या हुआ, पहले हमें घाटा हो रहा था, अब हमने क्या करा, कीमतें हो गई सस्ती, तो निर्यात हमने किया ज़्यादा, तो विदेशियों के लिए वो सस्ता पड़ेगा तो वो ज़्यादा बिकेगा तो हमारा जो घाटा है वो एडजस्ट हो जाएगा। अगर ये सब नहीं होगा तो विदेशी मुद्रा के विक्रय से इस वर्ष समायोजित किया गया घाटा अगले वर्ष पुनः प्रकट हो जाएगा। तो अगर इस तरह से नहीं करेंगे तो विदेशी मुद्रा का जो भी हमने अभी विक्रय किया था, हमने सेल की थी विदेशी मुद्रा को, तो जो भी समायोजन किया गया था वो जो घाटा था वो अगले साल फिर से आ जाएगा। तो इस तरह स्थिर विनिमय दर व्यवस्था में भुगतान शेष का घाटा मुद्रा पूर्ति परिवर्तन व उससे होने वाले मूल्य स्तर में परिवर्तन द्वारा समायोजित किया जाता है। इस लाइन को ध्यान से समझिएगा। तो इसमें क्या होता है कि स्थिर विनिमय दर व्यवस्था में भुगतान शेष का जो घाटा होता है ना, यानी कि जो फिक्स्ड एक्सचेंज रेट है, उसमें जो बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिसिट है वो मुद्रा पूर्ति परिवर्तन से, कि मुद्रा की पूर्ति चेंज हो रही है आयात और निर्यात करने से, और उससे होने वाले मूल्य स्तर में परिवर्तन, क्योंकि हम आयात करते हैं तो महंगा पड़ रहा था, निर्यात कर रहे थे वो सस्ता पड़ रहा था स्थिर विनिमय दर से, तो इसमें परिवर्तन होने से ये आपस में एडजस्ट हो जाता है। तो इस तरह से गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेयर करना पड़ता है, आरबीआई को इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ता है। तो ये भी हमने पढ़ लिया। अब हमारा ये 4 चैप्टर हो गया है कंप्लीट। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा ग्लोबलाइजेशन, तो उसको कंटिन्यू करेंगे इस वीडियो में। बस